हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू धन। आज के टुडे इन मार्केट्स का एपिसोड 6 है। वी हैव डन 5 एपिसोड्स अर्लियर जिसमें हमने बात की है अबाउट यूएस चाइना ट्रेड वॉर, ऑपरेशन सिंदूर, रिलायंसेस एग्जिट फ्रॉम एशियन पेंट्स। तो चेक दैट ऑन आवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं 4 टॉपिक्स के बारे में। चाइनीज कंपनीज का सिंगापुर एक्सचेंज की तरफ बढ़ता इंटरेस्ट, मूडीज का यूएस क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड, बांग्लादेश पर इंपोर्ट्स लगाए गए और क्यों लगाए गए और उसका इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर क्या इम्पैक्ट होगा, और आईपीओस के बाद ओला इलेक्ट्रिक का कौन सा चैलेंज का सामना हो रहा है। हाय, दिस इज योर होस्ट सुहानी एंड लेट्स बिगिन। तो सिंगापुर बनेगा चाइना के लिए एक नया आईपीओ हब। चलिए इस ट्रेंड को डिटेल में समझते हैं। अगले 12 से 18 महीनों में चाइना और हांगकांग की कम से कम 5 कंपनीज सिंगापुर एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाली है। इसमें एनर्जी, हेल्थ केयर और बायोटेक सेक्टर्स की कंपनी शामिल है। इस मूव का एक मेजर रीजन है यूएस चाइना के बीच बढ़ता ट्रेड टेंशन। चाइनीज फर्म्स अब ऑल्टरनेटिव मार्केट्स ढूंढ रही है जहां वो अपने आईपीओ से कैपिटल रेज कर सकेगी और साउथ ईस्ट एशिया जैसे फास्ट ग्रोइंग मार्केट्स में एक्सपैंड हो सके। सिंगापुर की स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है कि सिंगापुर का लोकेशन, दैट इज वो साउथ ईस्ट एशिया के बीच में पॉलिटिकली स्टेबल और जियोपॉलिटिकली न्यूट्रल भी है। ये सब फैक्टर्स चाइनीज कंपनी के लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहां वो ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच सेफ और एफिशिएंट कैपिटल रेज कर सके। स्पेसिफिकली जब यूएस ने चाइनीज गुड्स पे हाई टैरिफ्स लगाए, तब से चाइनीज फर्म्स ने सिंगापुर में लिस्टिंग का ऑप्शन सीरियसली कंसिडर करना स्टार्ट किया है। हिस्टोरिकली चाइनीज कंपनीज ने हांगकांग को प्रेफर किया है आईपीओस के लिए क्योंकि इन्वेस्टर बेस सिमिलर है और बीजिंग का भी सपोर्ट मिलता है। लेकिन 2024 का डेटा देखें तो सिंगापुर एक्सचेंज पर 4 आईपीओस आए थे जबकि हांगकांग एक्सचेंज पर 71 थे। सिंगापुर एक्सचेंज मोस्टली रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, दैट इज रिट्स, के लिए पॉपुलर रहा है, लेकिन लार्ज स्केल आईपीओस अट्रैक्ट करने में थोड़ा पीछे रहा है। सिंगापुर गवर्नमेंट के नए इनिशिएटिव्स ऐसे हैं कि उन्होंने फरवरी 2025 में सिंगापुर में एक नया 20% टैक्स रिबेट अनाउंस किया है जो प्राइमरी लिस्टिंग्स को अट्रैक्ट करेगा। सिंगापुर ने और भी मेजर्स लाइन अप किए हैं जो एसजीएक्स को और कॉम्पिटिटिव बनाएगा एज अ ग्लोबल लिस्टिंग डेस्टिनेशंस। ये सब सिग्नल्स दे रहे हैं कि सिंगापुर एक्टिवली अपने कैपिटल मार्केट्स को रिवाइव करने के लिए काम कर रहा है। हाँ, लेकिन इसमें सिंगापुर एक्सचेंज के सामने कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे इन्वेस्टर बेस थोड़ा कॉन्जर्वेटिव है और लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स थोड़े स्ट्रिक्ट है, एस्पेशली कंपेयर टू हांगकांग। एक्सपर्ट्स सजेस्ट करते हैं कि अगर टेक कंपनीज के लिए प्रोसेस सिंप्लीफाई किया जाए तो सिंगापुर एक्सचेंज बहुत सारे इनोवेटिव फर्म्स को अट्रैक्ट कर सकता है। वैसे भी कई एशियन स्टार्टअप्स का बेस सिंगापुर ही है, तो अगर ये रिफॉर्म सही डायरेक्शन में गए तो एसजीएक्स नेक्स्ट बिग लिस्टिंग हब बन सकता है। फिलहाल के लिए सिंगापुर हांगकांग को डीथ्रोन तो नहीं कर रहा है, लेकिन जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, इन्वेस्टर रिफॉर्म्स और गवर्नमेंट पुश के चलते सिंगापुर एक्सचेंज एक सीरियस कंटेंडर बन चुका है फॉर चाइनीज कंपनीज फॉर देयर ग्लोबल एक्सपेंशंस। अब चलते हैं दूसरे न्यूज के टुवर्ड्स। इंडिया और बांग्लादेश ट्रेडिशनली क्लोज ट्रेडिंग पार्टनर्स रहे हैं, एस्पेशली टेक्सटाइल सेक्टर में। बांग्लादेश से कई रेडीमेड गारमेंट्स इंडिया में आते हैं और वो भी ड्यूटी फ्री, यानी बिना किसी इंपोर्ट टैक्स के। इसका मेजर रीजन था कि बांग्लादेश एक लीस्ट डेवलप कंट्री है जिसको इंडिया ने ट्रेड में कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दिए हैं अंडर साफ्टा, विच इज साउथ एशियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। लेकिन लास्ट 1-2 सालों में ट्रेड इम्बैलेंस और कुछ पॉलिटिकल टेंशन के कारण सिचुएशन टेंस हो गई है। द ट्रिगर पॉइंट इज बांग्लादेश ने इंडिया के एक्सपोर्ट्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगाया। अप्रैल 2025 में बांग्लादेश ने इंडिया के कॉटन यार्न एक्सपोर्ट्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई, जो कि इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मेजर प्रोडक्ट है। कॉटन यार्न एक्सपोर्ट्स का 45% हिस्सा बांग्लादेश को जाता है, तो इंडियन एक्सपोर्टर्स को बड़ा झटका लगा। इसके अलावा कुछ डिप्लोमेटिक कमेंट्स भी आए जहां बांग्लादेश के
इंटरिम गवर्नमेंट ने बोला कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया को बे ऑफ बंगाल तक एक्सेस देने पर रिकंसिडर कर सकते हैं, जो इंडिया के लिए एक सेंसिटिव इशू है। ये सब डेवलपमेंट्स ने इंडिया को रेसिप्रोकेट करने के लिए प्रोवोक किया। इन रिस्पॉन्स इंडिया के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने 17 मई 2025 को एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें बोला गया अब से बांग्लादेश से रेडीमेड गारमेंट्स, प्रोसेस्ड फूड और कुछ भी सिलेक्टेड आइटम्स सिर्फ सी पोर्ट्स दैट इज कोलकाता और नावा शेवा के थ्रू ही इंपोर्ट कर सकते हैं। लैंड इंपोर्ट्स विच इज नॉर्थ ईस्ट के 11 ट्रांजिट पॉइंट्स से इंपोर्ट तुरंत रोक लगाई जा रही है। यानी जहां पहले बांग्लादेश से इंडिया में मैसिव क्वांटिटी में लो कॉस्ट गारमेंट लैंड रूट के थ्रू आ रहे थे, वो अब बंद होने वाले हैं। इस मूव से इंडियन टेक्सटाइल कंपनीज को डायरेक्ट बेनिफिट मिलने की उम्मीद है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 1000-2000 करोड़ का बिजनेस अब बांग्लादेश से शिफ्ट होके इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के पास आ सकता है। एमएसएमईज को भी डिमांड का बूस्ट मिलेगा। डोमेस्टिक जॉब क्रिएशन और प्रोडक्शन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी इम्प्रूव हो सकता है। इस अनाउंसमेंट के बाद टेक्सटाइल कंपनीज ने भी शेयर मार्केट में रैली की है, जैसे सियाराम सिल्क, काइटेक्स गारमेंट, रीमन और दूसरी टेक्सटाइल फर्म्स के शेयर में 8 to 10% का जंप देखा गया। इन्वेस्टर्स को लगता है कि ये मूव लोकल ब्रांड्स के लिए गेम चेंजर बन सकता है। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, जैसे कई टॉप इंडियन रिटेल ब्रांड्स अपना 20 to 60% तक का स्टॉक बांग्लादेश से सोर्स करते थे। उनकी सप्लाई चेन डिसरप्ट हो सकती है और नए वेंडर्स ढूंढना पड़ेगा। और विंटर कलेक्शन के लिए कुछ प्रोडक्ट्स जैसे टी शर्ट, डेनिम्स की प्राइस 2-3% तक बढ़ सकती है ड्यू टू शॉर्टेज। लेकिन ये डिसीजन एक क्लियर मैसेज देता है, इंडिया का अब ट्रेड फेयरनेस के लिए असर्टिव स्टैंड ले रहा है। लोकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने का सही वक्त अब आ चुका है। एमएसएमईज के लिए एक नई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज खुल गई है। हाँ, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होगा ब्रांड्स और कंज्यूमर्स पे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये मूव इंडिया के टेक्सटाइल इकोसिस्टम को स्ट्रांग बनाएगा। अब बात करते हैं अबाउट मूडीज के शॉकिंग डाउनग्रेड की। हिस्ट्री में पहली बार यूएस के पास तीनों मेजर रेटिंग एजेंसीज के टॉप टियर रेटिंग्स नहीं है। मूडीज ने अब यूएस की रेटिंग AAA से डाउन करके AA+ कर दी है। पहले समझते हैं कि क्रेडिट रेटिंग का मतलब क्या होता है। क्रेडिट रेटिंग एक फाइनेंशियल हेल्थ रिपोर्ट कार्ड है जो बताता है कि एक कंट्री अपने लोन्स रीपे करने में कितनी केपेबल है। AAA रेटिंग इज द बेस्ट रेटिंग। इसका मतलब है नो टेंशन, पैसा टाइम पे वापस मिल जाएगा। लेकिन AA+ एक नॉच नीचे है, मतलब थोड़ा ज्यादा रिस्क आ चुका है। तो अब यूएस की रेटिंग क्यों घटी? यूएस का टोटल नेशनल डेट अब $35 ट्रिलियन के ऊपर चला गया है। हर साल यूएस का गवर्नमेंट डेफिसिट दैट इज कमाई से ज्यादा अगर खर्चा होता है तो वो बढ़ते जा रहा है। और अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो यूएस के नए लोन्स लेने में ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब और बर्डन। मूडीज के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल ड्रामा फिस्कल डिसिप्लिन को वीक कर रहा है, क्योंकि यूएस में रिपब्लिकन्स वर्सेस डेमोक्रेट्स का ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट बजट और डेट पॉलिसीज को ब्लॉक करता रहता है। यूएस गवर्नमेंट हर साल ट्रिलियंस का इंटरेस्ट पेमेंट करती है अपने पास्ट लोन्स पर, लेकिन अब जब ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स ही हाई है, यूएस को नए लोन्स लेने पे और भी महंगा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये एक डेट ट्रैप की शुरुआत हो सकती है, जहां लोन्स रीपे करने के लिए नए लोन्स लेने पड़ते हैं। ये बेसिकली एक वार्निंग बेल है कि अगर यूएस ने अपनी पॉलिसीज और गवर्नेंस ठीक नहीं की तो आगे जाके और डाउनग्रेड हो सकता है। इन सब का ग्लोबल मार्केट्स पे क्या इम्पैक्ट है? शॉर्ट टर्म में वॉल स्ट्रीट थोड़ा रिएक्ट कर सकता है, बट लॉन्ग टर्म में मार्केट स्टेबलाइज हो जाता है। 2011 के डाउनग्रेड के बाद यूएस मार्केट ने रैली किया था। इंडिया के लिए रिस्क ये है कि अगर ग्लोबल इन्वेस्टर्स सेफ एसेट में चले गए तो इमर्जिंग मार्केट्स जैसे इंडिया से पैसे निकाल सकते हैं, बट अभी कुछ कह नहीं सकते। हाँ, अगर ट्रम्प फिर से टैरिफ्स का इशू उठाते हैं तो वो इंडिया के लिए एक बिगर थ्रेट हो सकता है। वैसे
गोल्ड एक बार फिर सेफ हैवन बाइंग देख रहा है, जो उसकी प्राइस रैली को एक्सटेंड कर सकता है। अब चलते हैं आज की आखिरी न्यूज। कभी ओला इलेक्ट्रिक इंडियन ईवी टू व्हीलर मार्केट का अनडिस्प्यूटेड लीडर था, लेकिन अब कंपनी को कई मेजर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। मार्केट शेयर गिर रहा है, लॉसेस बढ़ रहे हैं और पब्लिक इमेज भी डैमेज हो रही है। तो चलिए पूरी स्टोरी जानते हैं। ओला इलेक्ट्रिक का मार्केट शेयर अप्रैल 2024 में 50% से ज्यादा था, लेकिन सितंबर 2024 तक ये गिरकर 27% ही रह गया। तो ऐसे क्यों? क्योंकि बजाज, टीवीएस जैसे ट्रेडिशनल ऑटो जायंट्स ने अपने डीलरशिप नेटवर्क को एक्सपैंड किया, नए स्कूटर्स को लॉन्च किया और सर्विस क्वालिटी को इम्प्रूव किया। तो कंपटीशन ने ओला को अग्रेसिव मोड में डाल दिया। और अगर हम नंबर्स की बात करें तो अक्टूबर टू दिसंबर 24 क्वार्टर में 564 करोड़ का लॉस रिपोर्ट हुआ था और पिछले साल सेम क्वार्टर में वही लॉस 376 करोड़ का था। मतलब लॉसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। ओला ने 110 करोड़ सिर्फ सर्विस सेंटर्स इंप्रूव करने में ही लगा दिए हैं और 13 करोड़ का एक और एक्सपेंसेस आया है ड्यू टू जॉब कट्स एंड रीस्ट्रक्चरिंग। डिस्काउंट्स देने की वजह से रेवेन्यू में 19.4% की गिरावट हुई, विच इज 1045 करोड़ पे आ गया है। इसके बाद ओला के शेयर्स 9% गिर चुके हैं। अगर हम ओला इलेक्ट्रिक के शेयर प्राइस परफॉर्मेंस देखते हैं तो जब आईपीओ आया था, विच इज इन अगस्त 24, इट वाज ओपन एट 76 रुपीज और उसने एक हाई मारा था ऑफ 157 रुपीज। लेकिन करंटली द शेयर प्राइस इज 48.4 रुपीज, विच इज आईपीओ के 36% नीचे है। कंपटीशन बहुत स्ट्रांग बन गया है। जैसे बजाज ऑटो की डीलरशिप्स 100 से बढ़कर 500% हो चुकी है और उन्हें सॉलिड रीच और ब्रांड ट्रस्ट का फायदा मिल रहा है। टीवीएस मोटर्स ने न्यू मॉडल्स लाए हैं और सर्विस बेटर की है, जिससे दे हैव अ स्ट्रांग मार्केट शेयर गेन। और एथर एनर्जी का भी आईपीओ लॉन्च किया था, जिससे इन्वेस्टर का अटेंशन ग्रैब हुआ है और ओला का मार्केट डिसरप्ट हुआ है। तो इस सब में ओला का नेक्स्ट मूव क्या है? ओला कुछ बड़े स्टेप्स ले रहा है अपनी पोजीशन को वापस पाने के लिए। बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, अपनी बैटरी सेल्स खुद बनाएगा, कॉस्ट कंट्रोल और मार्जिन को इंप्रूव करने के लिए। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स लॉन्च 2025 में नए मॉडल्स लाने का प्लान है, स्कूटर के अलावा भी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए। सर्विस नेटवर्क इंप्रूव करना, ज्यादा पैसे सर्विस सेंटर्स में इन्वेस्ट हो रहा है ताकि कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंप्रूव हो। एंड ओला इलेक्ट्रिक का डाउनफॉल एक रिमाइंडर है कि प्रोडक्ट के साथ साथ सर्विस, प्राइसिंग और ब्रांडिंग इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। आज ओला कंपटीशन के पीछे है, लेकिन अगर कंपनी स्ट्रैटेजी और ऑपरेशन सुधारती है तो वो कमबैक पॉसिबल है। अब चल रहे हैं न्यूज फ्लैश की ओर, जो अगर आप हमारे स्कैनिक्स पे आए, वहाँ पे न्यूज टैब के अंदर आपको न्यूज फ्लैश का एक हमारा टैब दिखेगा। तो अगर हम आज के क्विक न्यूज़ देखते हैं तो वी कैन सी दैट US natural gas futures have dropped 5% to a 3-week low. The decline is attributed to increasing output in the natural gas sector. उसके बाद RBI has proposed new regulations for regulated entities investments in AIF. मतलब जो भी AIF में फंड्स आते हैं उसके लिए उन्होंने एक न्यू रेगुलेशन लाया है, where the proposal includes a 15% ceiling on investments by all regulated entities in an AIF scheme. And अगर हम देखते हैं तो जो गोल्ड सोवरेन बॉन्ड था 2020 और 21 सीरीज वाला, it has been eligible for a premature redemption और वो redemption का डेट था आज का डेट, which is 19th of May. So the Reserve Bank has announced the redemption price at 9,283, which is based on the average gold prices, and this represents a gain of 103% for offline applicants and 104.5% for online applicants. Investor must submit a redemption request at least 10 days before the interest payout date. अब जिसने आज की डेट मिस कर दी है, they have to wait for another 6 months for the next opportunity. You can also see कि जो DGTR है, he recommends anti-dumping duties on EU imports. That is,
जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड है has recommended an anti-dumping duty of $733 per ton on imports of the fungicide 3M from the European Union. This recommendation aims to protect the domestic industry from cheap imports and is proposed for a period of 5 years. So these were some quick news for the day. Now let's go and analyze today's top gainers and losers of Nifty 50, जो अगर हम अगेन स्कैनएक्स पे आते हैं तो वो हमें इनसाइट्स टैब के अंदर देखने मिलेगा ऑन आर हीट मैप, जो हमें लेफ्ट साइड पे दिखता है। तो अगर आज के हम कुछ टॉप गेनर्स देखते हैं तो वो रहा है बजाज ऑटो, जो 4.34% ऊपर था आज, विच इज एट 8,851। हम देखते हैं श्रीराम फाइनेंस विच वाज 1.85% ऊपर एट 677। हम देख सकते हैं पावर ग्रिड भी 1.28% ऊपर था एट 304। सो दीज वर आर टॉप 3 गेनर्स फॉर द डे। अगर लूजर्स की बात करें तो पहले तो बात कर सकते हैं इटर्नल, जो 3.15% नीचे था at 238. Grasim Industries was down by 2.75% at 2727. We can see Infosys was down by 1.89% at 1. So these were our top 3 losers for the day. अगर हम FIR DI डेटा को देखें तो as of 16th में we had a net FIR buying in cash of 8,831 crores और DI का buying था 5,187 crores, which was a very good buying we can see from FIIs and DIIs. और अगर हम top deliveries की बात करें for today, we can see the top 5 are ITC, Bharti Airtel है, HDFC Bank, ICICI Bank and Reliance Industries, which is around 75% to 70%. Now, let's quickly go and analyze Nifty 50 for today on our Dhan charts. तो अगर हम आज की कैंडल देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि आज निफ्टी बंद हुआ है 75 पॉइंट्स नीचे एंड अगेन हम अगर बोलते हैं तो इट हैज़ बिन अ नो मोमेंटम डे फॉर निफ्टी। वो ओपन हुआ था अराउंड 25,000 एंड उसने एक हाई मारा ऑफ 25,062 एंड इट क्लोज्ड अराउंड 25,945। तो इट वाज अ नो मोमेंटम डे फॉर निफ्टी। और अगर हम उसे इंडिकेटर वाइज एनालाइज करते हैं तो वो उसके 20 EMA और 50 EMA के अभी भी ऊपर है, विच सिग्निफाइज अ बुलिश ट्रेंड एंड उसका RSI स्टिल एट 63। अगर हम सेंसेक्स को देखते हैं तो सेंसेक्स ने भी सिमिलर ही परफॉर्म किया है, विच वाज अ नो मोमेंटम डे फॉर सेंसेक्स एज वेल एंड इट वाज डाउन बाय 271 पॉइंट्स फॉर टुडे। अगर हम क्विकली इंडाइसेस को एनालाइज करते हैं तो आज का टॉप गेनर जो इंडाइसेस में है दैट इज निफ्टी रियल्टी विच इज 2.26% ऊपर, PSU बैंक इज 1.46% ऊपर एंड फार्मा इज 0.5% ऊपर। लेकिन आज जो टॉप लूजर्स है विच इज निफ्टी IT विच इज 1.3%, वी कैन सी मिड कैप इज 0.39% नीचे है, FMCG भी 0.19% नीचे है। तो इसके वजह से भी हम निफ्टी में इफेक्ट्स देख सकते हैं कि उसके वजह से निफ्टी थोड़ा हैमर डाउन था, बट it was a no momentum day today and that's it for today. I'll see you tomorrow. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, हमें कमेंट्स में बताओ कि आप और क्या सुनना चाहते हो या क्या देखना चाहते हो and I'll see you in the next video. Till then, stay updated and stay curious. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.